स्वागत है आपका फिर से स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो आशा करते हैं कि अब जो भी क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि 12th के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चीन और भारत के रिलेटिव में बने हैं उन क्वेश्चनों को समझेंगे। तो चूंकि ये चीन और भारत का क्वेश्चन जो है ये आज के टाइम में थोड़ा गर्म है, तो इसीलिए इस सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसको क्यों तैयार किया गया, इस संगठन को क्यों बनाया गया। देखिए, आसियान 1967 में बनाया गया, 1967 में इसको तैयार किया गया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया आपका जाकर के और फिलीपींस, फिर थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश शामिल थे। इन देशों ने क्या किया, इन देशों ने मिलकर के एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसके तहत जितने भी एशिया के छोटे देश थे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ वो क्या कर सके कि अपनी गरीबी को दूर कर सके। वे ग्रुप के हिसाब से चाइना को जवाब देना चाहते थे। मतलब क्या कि उन्हें यह डर था कि कहीं अगर उन छोटे देशों पर चाइना अपना आधिपत्य जमाता है, अपना अधिकार दिखाने का प्रयास करता है, तो उसे रोक सके। और इसी कारण ये जो 5-6 देश थे इन्होंने मिलकर क्या किया, 1967 में आसियान को तैयार किया, आसियान संगठन को बनाया और इस संगठन के द्वारा आसियान देशों ने मिलकर क्या किया, व्यापार और आर्थिक स्थिति में वृद्धि की। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि आसियान का विजन जो था वो 2020 में क्या था, 2020 में इसका जो सम्मेलन हुआ था उसका मेन मुख्य मुद्दा क्या था। तो देखिए, सबसे पहले क्या बता देते हैं कि देखिए आसियान जो है ना ये कहीं भी मतलब एक तरह से शीत युद्ध के काल का ही बोल सकते हैं प्रतिरूप है। मतलब क्या कि आसियान देश ये चाहता था कि जितने भी एशिया में देश है या विश्व में जो भी देश है वो आपस में झगड़ा झंझट ना करे, जितना भी बातचीत हो वो बैठ के बातचीत करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे इसका एक उदाहरण देते हैं, 1991 में 1991 में कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर जो था ये थोड़ा खटपट ज्यादा कर रहे थे। तो आसियान देश क्या किए कि उनकी सहायता किए और उन्हें आपसी मतभेद भुला करके, युद्ध ना करके बातचीत की नीति के द्वारा क्या किए, उनके जितने भी परेशानियां थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किए। देखिए, हर देश के बीच बॉर्डर का झगड़ा होता है, बहुत सारे देश है जो बॉर्डर का झगड़ा करते हैं। तो आसियान में यही सभी बातों का क्या होता है, जिक्र होता है, जिससे क्या हो सके, जिससे वे अपनी बातों को करके एक दूसरे का सपोर्ट करें और युद्ध ना करें। मेन मुख्य मुद्दा होता है कि युद्ध ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि इसमें और क्या चीज स्पेशल हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या और उसमें स्पेशल हुआ था। देखिए, सार्क जो है, ठीक है, एक तरह से तो वो दक्षिण का है, लेकिन आसियान जो है ये पूरा पूर्वी एशिया को अपने अंदर कवर करता है। अब इसमें मेन मुद्दा जो था वो आर्थिक स्थिति तो सुधारना था ही, और वो सुधर ही रहा था। सभी देशों ने क्या किया था, अपना आयात और निर्यात को बहुत ही कस्टम ड्यूटी का जो पैसा लगता है उसको बहुत ही इजीली रूप से लोग क्या किया था, मतलब माफ कर दिया था, और चाहता था कि जितना भी लघु उद्योग है उन्हें बढ़ने का मौका मिले ताकि वो चाइना को टक्कर दे सके या चाइना के विरुद्ध में खड़ा हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये सार्क दक्षेस से क्या अभिप्राय है। देखिए, सार्क और दक्षेस एक ही ग्रुप है, यानी सार्क होता क्या वो बता रहे हैं। देखिए, सार्क जो है वो दक्षिण एशिया का एक संगठन है। ठीक है, दक्षिण एशिया का एक संगठन है जिसे बनाया गया था सितंबर 1985 में। सितंबर 1985 को सार्क को तैयार किया गया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, आपका जैसे श्रीलंका, फिर मालदीव जैसे बहुत सारे देश शामिल थे। और इसका जो है अभी तक टोटल 11 मीटिंग्स हो चुके हैं, टोटल 11 मीटिंग्स हो गया। पहला मीटिंग जो था ये ढाका में हुआ था। ठीक है, जो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। ठीक है, तो ये एक्चुअली हुआ क्या था, इस मीटिंग का तहत ये किया गया था कि जितने भी दक्षिण के देश हैं, जो भी दक्षिण में जो भी देश आते हैं वे अपने व्यापार या फिर अपने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में एक दूसरे की सहायता करें, और देश में जो तरह का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, जो भी गृह युद्ध हो रहा है या फिर अशांति फैल रहा है या फिर टैक्स या फिर कुछ भी ऐसा गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है देश में, किसी भी देश को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इन सभी देशों में जो दक्षिण में आते थे
उन सभी देशों में ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। देखिए, जब तक एक पड़ोसी देश दूसरे पड़ोसी देश की सहायता नहीं करेंगे, वो दोनों देश तरक्की नहीं कर सकता है। इंसान को चलने के लिए दो पांव की जिस तरह जरूरत होती है ना, उसी तरह दो महाशक्ति बनने के लिए या किसी भी देश को महाशक्ति बनने के लिए उसको अपने करीब करीब देशों के साथ अच्छी दोस्ती, अच्छी मित्रता बनाए रखना जरूरी है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है कि आप उसके साथ व्यापार करिए, और जैसे ही आप किसी देश के साथ व्यापार करते हैं, वह देश आपके फेवर में सोचता है। ठीक है, वो देश आपके फेवर में सोचता है। तो यही चीज है जिसके कारण क्या हुआ, दक्षिण या फिर बोल सकते हैं दक्षेश या सार्क की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि 1962 के बाद 1962 के बाद भारत और चीन के संबंध में क्या बदलाव आया। देखिए, जाहिर सा बात है कि आप अगर अपना पड़ोसी से लड़ते हैं तो 4-5 दिन, 1 साल, 2 साल उससे बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है जब उसको मजबूरन आपको उससे बात करना पड़ता है, गुस्सा ठंडा होता है, तो मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो देखिए, सेम यही चीज हुआ था कि भारत और चाइना 1962 में दोनों का युद्ध हुआ और भीषण युद्ध हुआ। इसमें देखिए, भारत को हारना था क्योंकि भारत के पास उतना ताकत नहीं था, भारत उतना रेडी नहीं था, अत्याधुनिक नहीं था भारत, लेकिन फिर भी भारत ने डट के क्या किया, सामना किया। और 1962 के बाद, ठीक है, 1962 के 10 वर्ष बाद ये युद्ध पूरी तरह समाप्त हुआ। ये युद्ध पूरी तरह समाप्त हुआ और समाप्त होने में युद्ध समाप्त उसी समय हो गया था, लेकिन इसका जो तनाव था ना, वो तनाव 10 वर्ष बाद खत्म हो गया। और इस 10 वर्ष के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसमें भारत को व्यापारिक रूप से भी हानि हुआ, चाइना को व्यापारिक रूप से भी हानि होने लगा। और इन हानियों को रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को चाइना बुलाया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1979 में 1979 को पहली बार चीन गए और वहां जाकर के राजनीतिक जो रिश्ते थे उनको क्या किया, उनको अच्छा बनाने का प्रयास किया, उनको सुधारा, उन्होंने आगे बढ़ करके क्या किया, दोनों देशों की एकता को और अधिक, अखंडता को और अधिक मजबूत किया। और जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे दोनों देशों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में जो भी सीमा विवाद था या फिर तिब्बत का विवाद था, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफल रहे। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया कि इसमें सबसे पहले कौन गए थे, 1979 में गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग दोनों देशों को मिला। और दोनों ने सहयोग करके, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ज्यादा योगदान था, सहयोग करके दोनों ने क्या किया, अपने जितने भी व्यापार थे, जितने भी आर्थिक गतिविधियां थी, उनको बल दिया, उनको गति दिया। अगला दूसरा नंबर है, राजीव गांधी जी भी गए थे 1988 में चीन गए। उन्होंने भी क्या किया, राजनीतिक रूप से और जितना भी ऊर्जा निर्माण के रूप से, मतलब देखिए, भारत में तो भारत एक कैसा देश था, एक कृषि प्रधान देश था, तो भारत को अत्याधुनिक बनाने के लिए कंप्यूटर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और इंटरनेट हो गया, इन सभी को सोचते हुए राजीव गांधी 1988 में वहां गए और वहां बहुत सारे ऐसे डील किए जिनसे भारत को डिजिटल रूप में ढाला जा सके। ठीक है, और आज भारत इसका एक यानी नया उद्भव है कि भारत में लगभग भारत के सभी गांवों में बिजली है, सभी गांवों में इंटरनेट की सुविधा है। और आज सभी लोग क्या कर रहे हैं, दूरदर्शन और तरह तरह के इंटरनेट या फिर बोल सकते हैं कि आप दूरदर्शी संचारों द्वारा क्या कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिजिटलाइजेशन करवाया। तो ये बहुत बड़ा चीज हुआ। इस तरह से चाइना और भारत के बीच क्या हुआ, बहुत सारे व्यापार के रास्ते खुल गए और दोनों देशों ने बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का सहायता किया। दोनों देशों ने आपसी मतभेद को भुला करके धीरे धीरे क्या किया कि जितना भी व्यापार था उनको दोबारा पटरी पे लाने का काम किया। अगला क्वेश्चन है कि 1962 में क्यों युद्ध हुआ था भारत और चाइना। आज तक हम लोग जानते रहे हैं कि भारत और चाइना का 1962 में युद्ध हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था ये हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि हुआ क्या था। बहुत कोई को पता होगा, आप में से बहुत कोई को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो ये जान लीजिए कि इसके कुछ मुख्य कारण थे। पहला कारण वो बताते हैं। देखिए, भारत और चाइना जो है ना, ये एक क्षेत्र आता है तिब्बत। तो तिब्बत जो है, ये बोलिएगा कि ऐसा क्षेत्र है जिसको बोल सकते हैं कि चाइना अपना इलाका समझने का कोशिश करता है, लेकिन तिब्बत चाहता है कि वो एक अलग देश बन जाए। ठीक है, लेकिन जब वो देखा कि मेरे साथ जो है वो चाइना गलत कर सकता है, तो उसने बचने के लिए क्या किया, उसने भारत को बोला कि मुझे अपने में मिला लो। और अभी भी तिब्बत जो है वो एक तरह से बोलिएगा कि एक तरह से मतलब फंसा हुआ है, वो ना भारत का है ना चाइना का, वो अभी भी आजादी का डिमांड कर रहा है। और तिब्बत पर चाइना, पहला पॉइंट इसका है, तिब्बत पर चाइना अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा था। उसका संस्कृति को, उसकी जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनको कुचलना चाहता था। कौन, चाइना। तो उसने क्या किया, भारत से हेल्प मांगा। तो पहला तो आपको पॉइंट पता चल गया कि क्यों तिब्बत के कारण क्या हुआ था, भारत को
किससे लड़ना पड़ा था? चाइना से। तो पहला पॉइंट था भारत और चाइना के बीच 1962 में क्यों युद्ध हुआ, 1962 में क्यों युद्ध हुआ था, ये पहला पॉइंट था। दूसरा ये था कि तिब्बत के एक बहुत बड़े बोल सकते हैं धार्मिक नेता जिनका नाम था दलाई लामा, ठीक है, उन्होंने भारत में आके शरण ले लिया था। वो बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे उपासक है, अनुयायी है। तो उन्होंने भारत आके शरण ले लिया था क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो तिब्बत में रहेंगे तो चाइना उन्हें जिंदा नहीं रहने देगा, चाइना उन्हें मार सकता है। क्योंकि वही जो थे उन्होंने क्रांति की आग जला दी थी, क्रांति की आग जला दी थी तिब्बत लोगों पर कि हम हिस्सा नहीं है चाइना का, हमें चाइना से अलग रहना है। उन्होंने चाइना के विरोध में बहुत सारी बातें की थी और चाइना इस बात से तिलमिला चुका था और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बचाव के लिए भारत में आके शरण लिया। और भारत में जब शरण लिया उन्होंने, तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने उन्हें यहाँ शरण दिया और उन्हें रहने की अनुमति दी। तो जिससे क्या हुआ, चाइना दिलमिला गया और वो चाहता था कि इस तरह क्या कर सके कि वो यानी कि दलाई लामा को अपनी ओर लाए और मार दे और हो सके कि वो अपना जो भी क्षेत्र है जो तिब्बत में है, जो तिब्बती लोग हैं उन पर अपना आधिपत्य जमा सके। तो ये दूसरा कारण था, ठीक है। तीसरा पॉइंट था जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा, एकदम छोटा सा बिंदु बताते हैं। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अक्साई चीन। देखिए ये अक्साई चीन जो है ना, ये पाकिस्तान के द्वारा एक ऐसा जमीन दे दिया गया है, चाइना को दे दिया गया है, जिसमें बोले थे ना, आपको बताते थे कि पहले पाकिस्तान बहुत कर्जा ले चुका है चाइना से। तो चाइना क्या कर रहा है, लगातार पैसा उसका नहीं देने के कारण वो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को क्या कर रहा है, अपने अंदर ला रहा है। तो उसमें से एक क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का कुछ भाग था जिसका नाम था अक्साई चीन रखा गया है, चाइना का हिस्सा। चाइना उसे जबरदस्ती जबरन ले लिया है, किससे, पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान पेमेंट नहीं किया तो उसका जमीन हथिया लिया। तो वो जो जमीन हथियाया है, जो जमीन वो ले लिया है ना, वो जमीन है, उसका नाम ही रखा गया अक्साई चीन। तो जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र था अक्साई चीन, जहां पर चाइना ने अपना क्या किया, सड़क निर्माण शुरू कर दिया। तो इससे भारत को प्रॉब्लम हो कि ये क्षेत्र तो हमारे अंदर आता है, आप क्यों इसको ये कर रहे हैं, आप क्यों यहाँ एंट्री ले रहे हैं। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र में भी चाइना अपना दबदबा दिखाने का प्रयास कर रहा था और भारत इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत जानता था कि ये मेरा क्षेत्र है, इसमें किसी को भी हम एंट्री करने नहीं देंगे। और इसी से रिलेटेड, इसी से ये मतलब क्या हुआ कि युद्ध हुआ, इसी चीज से युद्ध हुआ और यही सब कुछ मुख्य बिंदु था जिससे क्या हो रहा था, भारत और चाइना में 1962 में युद्ध हुआ था। एक और चीज था 1962 में, देखिए चाइना एक ऐसा कुत्ता है ना, मैं बोलूंगा साफ साफ, चाइना एक ऐसा कुत्ता है जो सामने नहीं भौंकेगा, दूर जाके भौंकने वाला है। और वो दूर जाके भौंकता है, जैसे आज गलवान घाटी में हुआ तो कल यहाँ कल वहां कर रहा है ना वो। तो वो एक जगह जब नहीं सकता तो दूर जाके भौंकने वाला कुत्ता है, पूंछ हिला के दूर जाएगा और दूर और वहां से भौंकेगा। तो वो भी वही कर रहा था। वो क्या करता 1962 में, ठीक है, जब युद्ध उसका शुरू हो गया भारत के साथ, तो देखा कि अगर यूएन में ये बात उठेगा तो चाइना को तो लगातार नुकसान होगा ही। तो उसने क्या किया, उसने एक क्षेत्र को ऐसा बना दिया, अक्साई चीन को ऐसा मुद्दा बना दिया यूएन में, क्योंकि ये तो इसके पास तो वीटो था, तो वीटो होने के कारण ये क्या कर रहा था, अपना पावर यूज कर सकता था। तो उसने एक ऐसा मुद्दा बना दिया कि भारत पाकिस्तान के हिस्सों को झड़प रहा है, भारत पाकिस्तान के हिस्से को झड़प रहा है और इसके कारण भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तानी लोगों को मार रहा है। एक गलत मुद्दा बना दिया था, बाद में से झुठला दिया गया कि ऐसा कुछ था नहीं, बस चाइना अपना ढकोसलाबाजी कर रहा था। तो इस सभी मुद्दे को लेकर भारत और चाइना के बीच 1962 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। 12 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग जाएंगे 10 क्वेश्चन की तरफ। 10 के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि 10 की कौन कौन सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। केंद्रीकरण बोल सकते हैं कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की शक्तियों को किसी बड़े क्षेत्र या बड़े राज्य के बोल सकते हैं लोगों को या फिर वहां की सरकार को, जो वहां का बोल सकते हैं लोकल सरकार होता है, उन्हें दे दिया जाता है, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब विकेंद्रीकरण की कारण क्या होता है देने का, वो भी जान लेते हैं। पहला कारण ये होता है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे ऐसे राज्य जो बहुत क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं, तो एक मुख्यमंत्री के अंतर्गत या एक राज्य सरकार इतना हिम्मत नहीं कि वो उतने सभी क्षेत्रों को वो काबू कर सके या सभी क्षेत्रों में समान विकास कर सके। तो इस विकास के स्तर को सुधारने के लिए, उसमें गति लाने के लिए क्या किया जाता है, विकेंद्रीकरण का किया जाता है। मतलब क्या कि वहां के लोगों को कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं, कुछ पावर्स दिए जाते हैं, जिनसे वे अपनी क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, जो भी तरह की परेशानियां, उन्हें दूर कर सके। तो इससे क्या होता है, इससे उस क्षेत्र का विकास भी अच्छे से हो जाता है और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ लोकतंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र का अधिकार लोगों को समान रूप से मिलता है।
तो ये था विकेंद्रीकरण। अब इसका फिर से लाभ जान लेते हैं। विकेंद्रीकरण का पहला लाभ है कि संवैधानिक रूप से जो भी देश चल रहा है वो देश अच्छे से विकास करता है। दूसरा लाभ, विकेंद्रीकरण के द्वारा सरकार और जनता के बीच टकराव नहीं होता है, क्योंकि सरकार जो डिमांड्स रख जनता जो डिमांड्स रखते हैं सरकार के पास ना, वो डायरेक्ट वहां के स्थानीय लोगों को मिल जाता है, जो इसके लीडर बनते हैं या जो इसके संगठन बनते हैं विकेंद्रीकरण के लिए, जो संगठन तैयार किए जाते हैं, उन्हें ये डिमांड का पता चलता है, उन्हें ये जो भी आवश्यकता हो उनके क्षेत्र में वे लोग उन लोगों तक पहुंचाते हैं। और वो क्या होते हैं कि धार्मिक रूप से जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में कुछ ऐसे प्रजाति हैं जो अपना बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर वहां विकेंद्रीकरण होता है तो वहां क्या होता है कि जो भी लोग हैं वहां पर, जो लोकल लोग हैं, वो अपनी बातों को सीधा किसके पास पहुंचाएंगे? वहां के लीडर्स पास, जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं उनके पास पहुंचाएंगे। और वो अपनी आवश्यकता अनुसार वो अपने बोल सकते हैं प्रोटोकॉल और अपने नियमों के अनुसार क्या करेंगे? उनका मदद करेंगे। किनका? जो इसमें जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने शक्तियां दी है। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण के लाभ है। और लाभ क्या होता है इनका? और लाभ ये होता है कि ये छोटे छोटे क्षेत्रों तक जाते हैं और वहां के लोगों का पूर्ण विकास करने में सहयोग करते हैं। मान लीजिए कि झारखंड का कोई ऐसा गांव जो बहुत सुदूर इलाका में है, अब वहां तक सरकार नहीं जा पा रही है, तो विकेंद्रीकरण के द्वारा सरकार वहां जाकर के क्या करेगी? लोगों को सेवा दे सकती है और वहां पर जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करेंगे। अच्छी सड़कें देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, अच्छे बोल सकते हैं बिजली व्यवस्था देगी और उनका विकास करेंगे। तो ये सब विकेंद्रीकरण के कुछ लाभ होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसम बेरोजगारी क्या है? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो 2 पॉइंट बता देते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी पहला, एक ऐसा बेरोजगारी जहां पर लोगों के पास रोजगार तो है लेकिन वो रोजगार पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पिताजी कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और आपके घर में पर डे का खर्चा जो है वो है 700 रुपया, लेकिन उन्हें मात्र मिल रहा है 500 रुपया, तो 200 रुपया का अंतर हो रहा है ना। मतलब रोजगार भी है लेकिन वो रोजगार कोई काम का नहीं है, आपको पर्याप्त रूप से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि आप रोजगार होने के बावजूद भी, ठीक है, शिक्षित होने के बावजूद भी आपको आपके ढंग का काम नहीं मिल रहा है। आप पढ़े लिखे अच्छे बीए हैं, एमए हैं, किए हुए, लेकिन आपको आपके हैसियत का काम नहीं मिल रहा है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के कुछ क्या हो गए, कुछ अंतर हो गए, जिसमें क्या होता है लोगों को काफी परेशानियां होती है। दूसरा, अब हम लोग जाते हैं मौसमी बेरोजगारी। देखिए, मौसमी बेरोजगारी के भी 2 पॉइंट्स पड़ेंगे। देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? मान लीजिए वर्षा अच्छा से हुआ नहीं, तो जब वर्षा अच्छा से नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि कृषि जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होगा ना। तो इससे क्या होगा? किसान बेरोजगार हो जाएंगे। जो वो सावन के मौसम में जो वो वर्षा ऋतु में जो खेती उती करते थे वो बेकार पड़ जाएगा और जमीन क्या होगा? सूखा का सूखा रह जाएगा। और हो सकता है कि इससे अकाल पड़ जाए और उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आर्थिक स्थिति तो वैसे भी किसानों की बहुत खराब रहती है और इस तरह से क्या होगा? बहुत सारा का बोझ, बहुत सारा कर्ज का बोझ, फिर उन्हें बहुत तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो होता है मौसम बेरोजगारी का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी से सबसे अधिक मात्रा में महंगाई बढ़ती है। लोग तो बेरोजगार रहते हैं। देखिए, जो गांव के लोग हैं वो पढ़े लिखे उतने नहीं होते हैं, लेकिन वो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी से दूर जाकर के, थोड़े हट करके, ठीक है, मौसम बेरोजगारी में आता है तो महंगाई बढ़ जाता है। तो इस महंगाई में क्या करना पड़ता है उन्हें? अपने मतलब हर सामान के लिए पैसे उनके पास नहीं होते, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक अधिनियम है, वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम गारंटी योजना क्या है? या एक ऐसा अधिनियम है जिसको 2005 में सरकार द्वारा चालू किया गया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? नरेगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को 100 दिनों का रोजगार देना। जो भी लोग हैं उन्हें 100 दिनों का रोजगार देना, ताकि उनके साथ जो भी आर्थिक स्थिति उनका जो खराब है उसके सुधारा जा सके और साथ ही साथ उनकी जितने भी तरह की परेशानियां उनको लगभग पूरा किया जा सके। उन्हें मतलब मान लीजिए कि कुछ लोग हैं हमारे गांव में जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और वो खेती बाड़ी करके अपना दिनचर्या चलाते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा कमाई या आर्थिक स्थिति उनका सुधारने के लिए क्या किया गया? सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चालू की गई, जिसमें क्या किया गया? पुल का निर्माण, डैम का निर्माण, सड़क का निर्माण, आपका तालाब का निर्माण, इन सभी को करवा के उन्हें 100 दिनों का क्या किया जाता है? एक रोजगार कोटा दिया जाता है, जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता है। और सरकार उन्हें क्या करती है? हर पर डे पैसे देती है, 190, 260 ऐसे करके पैसे देती है। अगर बाय द वे कोई काम नहीं होता, देखिए इसमें फायदा बहुत था किसानों को। अगर मान लीजिए कि कोई काम नहीं हुआ, तो कोई काम अगर उस दिन नहीं होता है तो सरकार उन्हें मुफ्त में वो पैसे देते थे। दिहाड़ी उनका काटा नहीं जाता था, उन्हें दे दिया जाता था।
तो ये सब क्यों किया गया था? ताकि किसानों का और भारत के लोगों का आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और लोगों को विकास के मार्ग में क्या जो अवरोधक गरीबी बना हुआ है ना, उसे दूर किया जा सके। तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण, जिसको हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे नरेगा भी कहा जाता है, इसे 2005 में लागू किया गया था और बहुत अच्छा ये चला, जिसमें बहुत लोगों को बहुत रोजगार मिला। सरकार इसमें लगातार अभी भी काम कर रही है ताकि लोगों को और ज्यादा रोजगार मिले और जो लोग दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने, वो अपने ही राज्य में रह के काम करें। जैसे लॉकडाउन के समय में क्या हुआ, बहुत लोग बाहर अपने अपने जहां भी दूर में रह रहे थे वो लोग यहाँ आए, तो हमारी सरकार ने क्या किया, उनका पूर्ण समर्थन किया और उन्हें रोजगार दिया। कोई बाथरूम का काम किसी को थमा दिया, किसी को सड़क का काम थमा दिया, किसी को पुल बनाने का काम थमा दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों का आर्थिक स्थिति जो है धीरे धीरे सुधार होने लगा और यही चीज क्या हुआ, लोगों में रोजगार के अवसर को जन्म देती रही। लोग रोजगार करने के लिए और ज्यादा क्या हुआ, एक्साइटेड होने लगे। होता था ना पुराना जमाने में, बहुत सारे लोग शहर नहीं जाते थे काम करने, नहीं जो होगा सूखा रोटी खाएंगे, नमक खाएंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। और वो लोग ऐसा ही करते थे, वो लोग बाहर जाने से कतराते थे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये योजनाएं बनाई, इससे गांव का भी विकास होने लगा और जितने गांव थे उन्हें सड़क तक भी जोड़ा जाने लगा और साथ ही साथ क्या हुआ कि सभी लोग जो थे वो आत्मनिर्भर बनने लगे और इसी तरह देश का विकास को एक सही गति में लाने का सरकार ने क्या किया था, प्रयास किया था। तो आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।